So today we are going to cover the last dimension of social stratification, which is gender-based social stratification. So under the dimensions, we have talked about four major already in our previous lectures. Now we are going to cover the last, which is social stratification of gender. Okay, gender-based social stratification. So let us start. Gender stratification refers to unequal distribution of power, resources, opportunities and status between men and women. जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है आप अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, चाहे वो पावर हो, रिसोर्सेज हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, स्टेटस हो, बिटवीन मैन एंड वुमेन. एक औरत और एक मर्द के बीच में अगर पावर, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज, स्टेटस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं तो उसे हम कहेंगे कि यहाँ पर जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन है. ठीक है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड यूनिवर्सल फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. अगर आप देखेंगे स्ट्रैटिफिकेशन का ये सबसे बहुत ही बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल और एक यूनिवर्सल फॉर्म है, यानी कि हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा ग्लोबली. ठीक है. प्रेजेंट इन बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सोसाइटीज़. यूनिवर्सल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हर जगह आपको एक जैसा देखने को मिलेगा. ईस्टर्न सोसाइटी हो, वेस्टर्न सोसाइटी हो, ग्लोबली हम बात कर रहे हैं इस चीज़ की कि ये हर जगह जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन जो है प्रेजेंट है. ठीक है. Traditionally based on patriarchy where men dominate and women are subordinated. अगर हम ट्रेडिशनली देखेंगे, ठीक है, वो पेट्रियार्की के बेसिस पे रहता था, यानी कि मेन जो थे वो डोमिनेट करते थे और जो वुमेन है वो हमेशा सबॉर्डिनेटेड होती थी. ठीक है. ट्रेडिशनल व्यू देखते हैं, नेचुरल डिवीजन ऑफ लेबर को हम समझते हैं कि ट्रेडिशनल व्यू क्या रहता है, नेचुरल डिवीजन ऑफ लेबर को वो किस तरीके से समझते हैं. देखिए, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं और उस फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में हमारे पास एक थिंकर हैं जॉर्ज पीटर मर्डॉक. उनका कहना था कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड है. ठीक है. इनका क्या माना था? बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड का क्या मतलब है यहाँ पर? व्हाट डज दिस मीन? हर आपको भी पता है एक मर्द और एक औरत एक बायोलॉजिकली डिफरेंट है. ठीक है. एक मैन और एक जो मेल है और एक जो फीमेल है बायोलॉजिकली डिफरेंट है. ठीक है. तो इनका मानना था कि मेन के लिए वो वर्क जो है स्पेसिफाई किए गए हैं जस्ट बिकॉज दे आर मेन, एंड वुमेन के लिए कुछ काम जो है ऑलरेडी नेचर ने एक तरीके से स्पेसिफाई किए हैं बिकॉज दे फीमेल. ठीक है. तो क्या कहना था इनका? वुमेन जो है डोमेस्टिक रोल्स करें, चाइल्ड केयर हो गया, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन. मेन के लिए एक्सटर्नल रोल्स, स्पेशली तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं. ठीक है. ये माना था कि एक फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, इस तरीके से सोसाइटी में फंक्शंस को अलॉट किया गया है. देन कम्स टैलकॉट पार्सन्स. ठीक है. टैलकॉट पार्सन का क्या मानना था? उसका मानना था कि फैमिली जो है वो फंक्शन करती है थ्रू इंस्ट्रूमेंटल रोल, एक्सप्रेसिव रोल. दिस डिविजन इंश्योर्स सोशल स्टेबिलिटी. अब इंस्ट्रूमेंटल रोल क्या हो गया कि इंस्ट्रूमेंटल रोल कौन निभाएंगे? मेन. यानी कि कोई भी अर्निंग है, कोई भी डिसीजन मेकिंग है वो मेन करेंगे. आज की सोसाइटी भी अगर आप देखोगे ना, इवन इन टुडे सोसाइटी वी टॉक अबाउट, आज भी ये हमें देखने को मिलता है कि जो मेन है या मेल मेंबर ऑफ द फैमिली है, जिसे हम हेड ऑफ द फैमिली अक्सर कहते हैं, क्योंकि आप इंडियन में भी देखोगे, इंडियन सोसाइटीज़ में भी यही होता है कि जो मेल मेंबर है उसे ही हेड ऑफ द फैमिली कहा जाता है. बहुत सारी मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ है, मेघालय वगैरह छोटी छोटी जगहों पर, जहाँ पे आप देखोगे कि फीमेल जो है हेड ऑफ द फैमिली कंसिडर की जाती है. अदरवाइज जो है मेन है हेड ऑफ द फैमिली. ठीक है. तो वो अर्निंग तो करते ही करते साथ में डिसीजन मेकिंग में उनका ही रोल रहता है. लाइक फाइनल डिसीजन जो लेता है वो मेन लेता है. तो यहाँ पे टैलकॉट पार्सन का मानना था कि जो इंस्ट्रूमेंटल रोल है, जहाँ पे मेन के पास ये काम ऑलरेडी उसके सुपुर्द कर दिया गया है, अर्निंग हो और डिसीजन मेकिंग का, और एक्सप्रेसिव रोल वुमेन को, जैसे नर्चरिंग, इमोशनल केयर, वुमेन को अलॉट किया गया. यानी कि एलोकेशन एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, या एलोकेशन आप कह सकते हो वर्क की, जो ऑलरेडी डिसाइडेड है सोसाइटी में, जिससे स्टेबिलिटी आ रही है. अगेन ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जॉर्ज पीटर मर्डॉक का मानना है और ये टैलकॉट पार्सन का है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दीज थिंकर्स, दिस इज व्हाट दे फील लाइक. ओके. देन कम्स बायोलॉजिकल थियरीज. आर्ग्यू दैट जेंडर रोल्स आर नेचुरल एंड यूनिवर्सल. बायोलॉजिकल थियरीज का कहती है कि जो जेंडर रोल्स है ये नेचुरल है, यूनिवर्सल, यानी कि जो गॉड है उसने मेल को इस तरीके से क्रिएट किया गया है, मस्कुलर, काम करे, बाहर पैसा कमाए, और वुमेन को बहुत नाजुक सा, और इसलिए वो घर का काम करे, नर्चर वगैरह करे. नाउ बेस्ड ऑन फिजिकल स्ट्रेंथ एंड रिप्रोडक्टिव रोल्स, बायोलॉजिकल, अगेन दिस इज बायोलॉजिकल थियरीज. ठीक है. इसका क्रिटिसिज्म भी हमें देखने को मिला. इट इग्नोर सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर.
कि क्रिटिसिज्म ये था कि हमने जो सोसाइटी ने खुद कंस्ट्रक्ट की हुई चीज़ें हैं, हम उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, कि नॉट एक्सप्लेन चेंजिंग जेंडर रोल्स, और ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि अगर हम जेंडर रोल्स को चेंज करेंगे तो क्या होगा, देन व्हाट इफ़ अ वुमेन इज़ adopting और इज प्रैक्टिसिंग अ रोल ऑफ अ रेसलर, तो क्या हो जाएगा अगर वो रेसलर का रोल प्ले करी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हमने यहाँ पर नहीं रखा है, हमने इस तरीके से ऊपर, अगर बायोलॉजिकली आप देखो क्या थेरीज कहती हैं कि नहीं, उनका रिप्रोडक्टिव रोल उनको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो नर्चरिंग करें एंड look after the family, look after the children, look after the household chores, not like more than that. How this is, the society, old society also used to look like that, and biological theories also, ठीक है। देन कम्स फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ नेचुरल रोल थीसिस। अब एक फेमिनिस्ट क्रिटिक हमें देखने को मिलता है कि ये जो नेचुरल रोल थीसिस की आप बात करते हैं कि वुमेन इसके लिए बनी है, मैन इसके लिए बने हैं, हम लोगों ने कहीं ना कहीं सोशली कंस्ट्रक्ट किया है। गॉड ने कहीं ऐसा नहीं कहा है, आप रिलीजियस बुक्स में देखो ऐसा नहीं कहा है, लेकिन ये हम लोग हैं जो इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि वुमेन के लिए ये है। अच्छा, हमारा ना एक और बड़ा प्रॉब्लम है, हम रिलीजन को अपनी कल्चरल वैल्यूज़ के साथ इंटरमिक्स करते हैं, ठीक है। और या फिर अभी आपकी पेट्रियार्की जो है उसके साथ आप कहते हो, यानी कि अगर आपको पेट्रियार्की को थोड़ा सा दिखाना होता है तो आप उसमें रिलीजन को मिक्स कर देते हो। रिलीजन की इंटरप्रिटेशन यहाँ पर मेन फिर अपने हिसाब से करने लग जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो आप, नेचुरल रोल थीसिस की बात की कि नेचुरल रोल थीसिस, और ऊपर हमने पढ़ा कि नेचुरल रोल थीसिस है वुमेन इसलिए बनी है, मैन इसलिए बनी है, मैन आर द ब्रेड अर्नर्स ऑफ द फैमिली। वाई ओनली ब्रेड अर्नर्स ऑफ द फैमिली आर men, and if they are the bread earners, and then women can also be bread earners, ठीक है। अगर आप ब्रेड अर्न कर रहे हो फैमिली के लिए तो वुमेन भी अर्न कर सकती है, ठीक है। सो एक इक्वालिटी ऊपर हमें देखने को नहीं मिलती है, और ये बहुत ज़्यादा आप देखोगे ना तो सोशली कंस्ट्रक्ट की हुई चीज़, यानी कि हम लोगों ने ही खुद ही ऐसा बनाया हुआ है, हम सोसाइटी ने खुद ही इन चीज़ों को क्रिएट किया है, ठीक है। एन ओकले कहती हैं, एन ओकले की स्पेलिंग आई थिंक इट्स ANN। एन ओकले का मानना है कि जो जेंडर है सोशली कंस्ट्रक्टेड है, नॉट बायोलॉजिकल, यानी कि जो जेंडर है, देखिए सेक्स जो है वो एक बायोलॉजिकल हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो जेंडर है ये एक सोशली कंस्ट्रक्टेड है, बायोलॉजिकल नहीं। हम लोगों ने जेंडर खुद क्रिएट किया है, और इस आइडिया को रिजेक्ट करती थी एन ओकले। डिविजन ऑफ लेबर जो है नेचुरल है, ठीक है, इस चीज़ को भी उन्होंने रिजेक्ट किया है। कोर फेमिनिस्ट आर्ग्यूमेंट क्या कहती है, वुमेन आर सिस्टमैटिकली ऑपरेस्ड एज अ क्लास। कोर फेमिनिस्ट इस चीज़ को आर्ग्यू करती है कि जो वुमेन है वो सिस्टमैटिकली उससे ऑपरेस किया जाए एज अ क्लास के तौर पर, ठीक है। पेट्रियार्की यूनिवर्सल है, हर जगह आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। वेदर इट्स वेस्ट, इट्स ईस्ट, इट्स नॉर्थ, साउथ, हर जगह ग्लोबली आप देखोगे कि पेट्रियार्की जो है यूनिवर्सल है, ठीक है। मैन अपना रोब जमाते हैं, आई डोंट नो वाई। हिस्टोरिकली परसिस्टेंट, यानी कि हिस्टोरिकली कह रहे हैं कि बहुत सालों साल, बहुत हिस्ट्री से चला आ रहा है, सो इट हैज़ रूट्स टू इट्स हिस्ट्री। सो वुमेन आर एक्चुअली दे आर ऑप्रेस्ड, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ समझाऊँ डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में। जब हम डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, हम क्या समझते हैं विद दिस टर्म डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, जैसे कोई भी आप एक टास्क ले लें या एक जॉब ले लें, आपने उसको डिवाइड किया है छोटे छोटे हिस्सों में, ठीक है। हर एक इंसान कोई ना कोई काम कर रहा है, ईच पर्सन इज परफॉर्मिंग सम वर्क और अ स्पेसिफिक पार्ट, ठीक है। यानी कि वो एक टास्क को अकेला नहीं कर रहा है, अलग अलग इंसान को रखा गया है एक काम करने के लिए, ए इंसान, बी इंसान, सी इंसान, डी इतना, हर किसी को एक अलग अलग काम जो है वो अलॉट किया है और वो काम कर रहे हैं, ना कि एक अकेला इंसान वो सारा काम कर रहा है, ठीक है। तो हर एक इंसान का अपना काम जो है वो स्पेशलाइज्ड है, और ये आपस में काम जो है शेयर हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है, वहाँ पे वो कपड़े बनाते हैं, तो एक इंसान क्या करेगा, कट द फैब्रिक, ठीक है, वो फैब्रिक को कट करेगा, कोई स्टिच करेगा, जिसकी जिसमें महारत है, जिसकी जिसमें मास्टरी है, ठीक है, वो काम करेगा, कोई बटन लगाएगा, ठीक है, कोई हैंडल करेगा पैकेजिंग को। तो ये क्या है, हर एक इंसान का जो काम है वो शेयर हो रहा है, वो स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। यानी कि एलोकेशन हो रही है अलग अलग टास्क की, अलग अलग रोल्स की, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग इंसान को दी है अमंग द इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वेयर इट इज
यस, हमने ये बात की कि रिजेक्ट द आइडिया डिवीजन ऑफ लेबर नेचुरल करार कर दिया गया है। देखिए इसका क्या मतलब है, देखिए दो टर्म्स, एक है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, जब हम सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं ना, हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं कि वर्क अगेन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आपके रोल्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, बट नाउ इट इज बेस्ड ऑन जेंडर। जब इसमें सेक्सुअल वर्ड यहाँ लग गया डिवीजन ऑफ लेबर में, तो इट इज़ बेस्ड ऑन जेंडर, यानी कि मेल और फीमेल पर डिपेंड करता है किसके लिए क्या काम अलॉट किया जाएगा। सो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इज the work or the responsibilities or the task which is divided but based on gender। ठीक है, जेंडर की बेसिस पे उस टास्क को डिवाइड किया गया है। इसका की इनसाइट क्या है, सेक्स इज बायोलॉजिकल बट जेंडर इज सोशल। ये बायोलॉजिकल है और ये सोशल है। ठीक है, सोशल होता है जो इंसान ने खुद क्रिएट किया है, सोशली कंस्ट्रक्टेड है, और बायोलॉजिकली यानी कि नेचर से दिया हुआ। देन कम्स नेचर ऑफ जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन। नेचर क्या है जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन का, टू फोल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। देखिए वुमेन एक्सपीरियंस करती है इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी एक्सपीरियंस करती है इन रिलेशन टू मेन, मेन के रिलेशन में इनइक्वालिटी को एक्सपीरियंस करी, और खुद वुमेन के बीच में वो इनइक्वालिटी को एक्सपीरियंस कर रही है। तो ये हो गया टू फोल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, टू लेवल्स ऑफ ऑपरेशन। टू लेवल्स ऑफ ऑपरेशन यानी कि एक विद इन फैमिली और आउटसाइड फैमिली। आप घर में खुद एक इनइक्वालिटी को फेस कर रहे हो विद इन योर फैमिली। कैसे, आपकी डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही, आपको डोमेस्टिक काम कराया जा रहा है, आपको डोमेस्टिक चोर्स कराए जा रहे हैं, आपसे काम लिया जा रहा है। आपको बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो अभी भी आती हैं और कंप्लेंट करती हैं कि हमें बार बार उठाया जाता है काम के लिए, एंड वी आर नॉट एबल टू फोकस और स्टडी। वेराज वहीं पर भाई बैठा हुआ है या लड़का बैठा हुआ है तो उसे नहीं उठाया जाएगा, उसे पढ़ने की वो फ्रीडम दी जाएगी। ठीक है, तो एक विद इन फैमिली इनइक्वालिटी और एक आउटसाइड फैमिली। आउटसाइड फैमिली यानी कि एम्प्लॉयमेंट, वेजेस या स्टेटस के रिलेटेड कोई भी काम है तो लड़कियों को कमज़ोर समझ के मे बी उनको उनकी पगार कम रखते हैं कि ये काम कहाँ करेगी। अभी आप लेबरर्स का वर्क देखेंगे तो वहाँ पर वुमेन की अक्सर कम रखी जाती हैं। ठीक है, तो उनको पूरा लाइक एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाती है, या तो एम्प्लॉय नहीं करता कि यार ये इनके मसले रहते हैं, कभी खाना बनाना, कभी घर जाना, कभी बच्चों को पालना, तो ये बहुत छुट्टियाँ लेंगे, मतलब खुद से एक माइंडसेट बनाते तो उनको एम्प्लॉयड नहीं करते हैं, वेजेस कम देते हैं और उनको स्टेटस में भी कमतर समझा जाता है। देन कम्स रोल ऑफ पेट्रियार्की। पेट्रियार्की का क्या रोल है, देखो पेट्रियार्की लेजिटिमाइज करती है इनइक्वालिटी को। कैसे, जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर से और कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। यानी कि जो पेट्रियार्की है जहाँ पर एक मेल मेंबर जो है फैमिली का, उसे एक पता नहीं कौन सा महान सम्मान दिया जाता है, और वो इनइक्वालिटी को ना लेजिटिमाइज करता है। कैसे, जो जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर है उसके थ्रू, और जो कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं उसके थ्रू। ठीक है, उस इनइक्वालिटी को वो लेजिटिमाइज करता है कि हाँ ये ऐसे ही होनी चाहिए, इनइक्वालिटीज इसी तरीके से चलनी चाहिए। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रीइंफोर्समेंट क्या है, मैरिज, डाउरी, प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस लॉ, सोशलाइजेशन, एंड इट इंश्योर्स अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़। और ये सारी चीज़ें जो है इन अनइक्वल एक्सेस देती हैं टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़। नाउ कम टू मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। मार्क्स और एंजल्स का पर्सपेक्टिव देखते हैं। वुमेन्स सबॉर्डिनेशन कैसे लिंक्ड है, इट इज़ लिंक्ड टू इमर्जेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मोनोगैमस फैमिली सिस्टम। जो वुमेन सबॉर्डिनेटेड रहती हैं उसका लिंक इन्होंने इमर्जेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और मोनोगैमस फैमिली सिस्टम से बताया गया है। इन्होंने कहा है कि जो फीमेल लेबर है ना उसे एक्सप्लॉइट किया जाता है विद इन कैपिटलिज्म। जो कैपिटलिज्म है जहाँ पे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, वहाँ पर आप देखोगे वुमेन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और वो कैपिटल एक्यूमुलेशन को सपोर्ट करते हैं। यानी कि जो पैसा है, जो कैपिटल है, उसको इकट्ठे करने में सपोर्ट करते हैं। इसका पॉजिटिव रोल एक ये रहा है जो मार्क्सिस्ट ने जिस पे फोकस किया है, वो ये है कि इससे फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन ज़रूर बढ़ा है। यानी कि हम जो भी वुमेन को इंक्लूड कर रहे हैं वर्कफोर्स में, उससे वुमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है और इससे उनके फैमिली जो स्टेटस है, फैमिली में जो स्टेटस उसे इम्प्रूव किया है। फाइनल सोल्यूशन क्या है, जेंडर इक्वालिटी कैसे पॉसिबल है कम्युनिस्ट सोसाइटी में। देखिए जो हमारे मार्क्स थे ना, उन्होंने कम्युनिस्ट सोशलिस्ट सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है और वो फ्यूचर में चाहते हैं कि एक ऐसी ही सोसाइटी हो, कम्युनिस्ट सोसाइटी, वेलफेयर सोसाइटी, जहाँ पर लोग एक साथ रहें, इक्वल तरीके से रहें, कोई हायर क्लास लोअर क्लास नहीं हो, जहाँ पे ऑल द वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात की है। देखो यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी इनका अगेन यही माना था कि वो तभी पॉसिबल है अगर कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी जहाँ पर
मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कलेक्टिवली ओन, लड़का लड़की मर्द औरत अमीर गरीब सारे कलेक्टिवली उन रिसोर्सेज को, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन कर रहे हैं, ठीक है। क्रिटिक ऑफ इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन आर्ग्यूमेंट, अब हम इसका क्रिटिक देख लेते हैं। ब्लड एंड हैम्लिन करके 1968 में एक स्टडी करते हैं, इफेक्ट ऑफ वाइफ्स एम्प्लॉयमेंट ऑन फैमिलीज पावर स्ट्रक्चर। एक वाइफ जब एम्प्लॉयड होती है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है एक फैमिली पावर स्ट्रक्चर में। अब इसकी फाइंडिंग देख लेते हैं, व्हाट इज द फाइंडिंग ऑफ दिस। एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल्स टू एम्पावरमेंट कहा जाता था, लेकिन ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट इज नॉट इक्वल टू एम्पावरमेंट। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग अगेन मेन के पास है। आप कह रहे हो कि हमने लड़कियों को एम्प्लॉयड किया, ठीक है, हमने लड़कियों को नौकरी दी, हमने उनको बाहर निकलने दिया और वो आज नौकरियां कर रही हैं, और नौकरी करने के बाद भी वो एम्पावर्ड नहीं महसूस कर रही हैं। और इसका एक रीज़न ही है कि डिसीजन मेकिंग जो है इट इज़ स्टिल विद इन द पावर ऑफ मैन, कि जो डिसीजन मेकिंग है वो मैन ही ले रहे हैं, या घर में जो भी मर्द हैं वो अपना हुक्मरानी कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं सारे डिसीजंस को। तो इसलिए ब्लड एंड हैम्लिन का ये फाइंडिंग थी कि एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी नहीं है कि आपकी एम्पावरमेंट को इक्वलाइज करे, यानी कि अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप एम्पावर्ड भी हैं, ठीक है। कि इनसाइड इसका ये है, पेट्रियार्की परसिस्ट करती है डिस्पाइट इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, यानी कि अगर आप इकोनॉमिकली पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं तब भी पेट्रियार्की एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, ठीक है। जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन इन वर्क प्लेस, जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन देखते हैं वर्क प्लेस में। ब्लैकबर्न एंड स्टीवर्ट का काम जो है वुमेन वर्क एंड क्लास स्ट्रक्चर 1997 का, इसका की ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं कि वुमेन कॉन्सेंट्रेटेड इन लो पेड पार्ट टाइम जॉब्स। जो वुमेन है वो ज़्यादातर आपको लो पेड या फिर पार्ट टाइम जॉब्स में देखने को मिलेगी। एंड देर रिस्ट्रिक्टेड टू फेमिनिन ऑक्यूपेशंस, यानी कि जो औरत से जिन भी वर्क्स को एसोसिएट किया जाता है उनको हम फेमिनिन ऑक्यूपेशंस कहते हैं। और यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि वुमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि वो फेमिनिन ऑक्यूपेशंस को संभालें, ठीक है। ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के कंटेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल होता है अलग अलग सेक्टर्स, डिफरेंट सेक्टर्स। वर्टिकल हो गया कि ऊपर, वर्टिकल ऐसा होता है तो ऊपर टॉप पोजीशन पे कुछ औरतें, चुनिंदा औरतें, फ्यूअर वुमेन इन टॉप पोजीशंस। हॉरिजॉन्टल सेक्टर में हो गया कि ये भी नर्सिंग में भी है, इंजीनियरिंग में भी, आसपास के जितने भी हैं उसमें आपको वुमेन दिख रही हैं, ठीक है। रिजल्ट क्या है? वर्क प्लेस मिरर्स फैमिली बेस्ड इनइक्वालिटी। जो ये वर्क प्लेस है ये कहीं ना कहीं आपकी जो फैमिली बेस्ड इनइक्वालिटीज़ है उसको मिरराइज करता है, ठीक है। एविडेंस फ्रॉम सोशलिस्ट एंड कम्युनल सोसाइटीज़, एविडेंस हमें सोशलिस्ट और कम्युनल सोसाइटी से क्या देखने को मिलता है। अगर हम एक कम्युनिस्ट कंट्री को लेते हैं जैसे कि रशिया, वहाँ पे हाई वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है, लेकिन फिर भी वुमेन दे आर कन्फाइंड टू ट्रेडिशनल रोल्स, ठीक है। अभी भी वुमेन को ट्रेडिशनल रोल्स के साथ कन्फाइन करके रखा है, हालांकि वहाँ पे वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन वुमेन की बहुत हाई है। क्यूबिट्सम स्टडी अगर देख लेते हैं, क्यूबिट्सम स्टडी जो है वो टाइगर एंड शेफर ने की है, टाइगर एंड शेफर 1970 में, ठीक है। डिस्पाइट थेरेटिकल इक्वालिटी, मेन जो है, थेरेटिकल इक्वालिटी की बात हम जब करते हैं बुक्स में बहुत थेरेटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं, फिर भी मेन को हम एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन का काम दे देते हैं। वहीं पर एक वुमेन जो है टीचिंग या चाइल्ड केयर के लिए रखी जाती है कि यार ये वुमेन जो है वो टीचिंग करेगी, चाइल्ड केयर के लिए, इन्हीं कामों के लिए बनी हुई है। ये हम लोगों ने खुद ही सोशली कंस्ट्रक्ट किया है। दीज थिंग्स आर व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। तो ये सोशली कंस्ट्रक्ट किसने किया है? हम इंसानों ने। कंक्लूजन क्या है इसका? जेंडर इनइक्वालिटी परसिस्ट करती है इवन इन एगालिटेरियन सेटअप्स, यानी कि कोई एगालिटेरियन जहाँ पे इक्वल है सब कुछ, वहाँ पर भी सब कुछ इक्वल होने के बावजूद भी जेंडर इनइक्वालिटी परसिस्ट कर रही है सोसाइटी में, ठीक है। डिबेट क्या है? आर वुमेन अ क्लास, क्या वुमेन कोई एक क्लास है? क्या वुमेन कोई क्लास है? फेमिनिस्ट का क्या व्यू है? वुमेन एक ऑप्रेस्ड क्लास है। फेमिनिस्ट का मानना ये है कि जो वुमेन है वो एक ऑप्रेस्ड क्लास, यानी कि उसे सहमी हुई, दबाया गया है, उसे सहमाया गया है, उसका बात का कोई से नहीं है, शी डज नॉट हैव एन ओपिनियन, सो शी इज ऑप्रेस्ड क्लास। फ्रैंक पाकिन क्या कहते हैं? ही रिजेक्ट्स दिस आइडिया, वो इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। फैमिली नॉट इंडिविजुअल इज यूनिट ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, वुमेन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सेपरेट क्लास। ठीक है, इन्होंने तो इस आइडिया को ऑब्वियसली रिजेक्ट किया और कहा कि वुमेन को आप एक सेपरेट क्लास की तरह नहीं ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। देन कम्स पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव। पोस्ट मॉडर्निस्ट का क्या पर्सपेक्टिव था? हमारे पास थिंकर्स है डेरिडा और लकान,
इन्होंने ना ग्रैंड थ्योरीज को रिजेक्ट किया, जैसे कि पेट्रियार्की यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन है, हर चीज़ का पेट्रियार्की है, इस चीज़ को इन्होंने रिजेक्ट किया कि हर चीज़ में यहाँ ग्रैंड थ्योरीज को हमने अप्लाई नहीं करना है कि आपने एक यूनिवर्सल थ्योरी दे दी। इन्होंने कहा कि जो जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन है बहुत कॉम्प्लेक्स है एंड इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय मल्टीपल फैक्टर्स, जैसे कि हमारी आइडेंटिटी हो गया, डिस्कोर्स हो गया, तो इससे हमारी जो स्ट्रैटिफिकेशन है उसमें एक फ़र्क देखने को मिलता है। देन कम्स एक्सपेंशन बियॉन्ड बाइनरी जेंडर। देखिए बाइनरी जेंडर से बहुत बात अब आगे निकल चुकी है, क्योंकि अब हमने LGBTQ जो कम्युनिटीज़ हैं उन्हें रिकग्नाइज़ किया है, ठीक है। हमारी बहुत सारी कंट्रीज़ है जिन्होंने LGBTQ को रिकग्नाइज़ किया है, उन्हें इक्वल रिस्पेक्ट देने की बात की है। तो हम सिर्फ अब 2 जेंडर्स की बात नहीं कर रहे हैं कि मेल और फीमेल्स, ठीक है। तो पहले इनका क्या होता कि मेल जो है ऑप्रेस कर रहे हैं वुमेन को, लेकिन देयर आर सो मेनी अदर जेंडर्स टू। तो फोकस अब ट्रांसजेंडर्स पे भी है, LGBTQ कम्युनिटीज़ पर भी है, ठीक है। अब ये बात सिर्फ 2 जेंडर्स तक सीमित नहीं रह गई है कि उन्हें सोशली स्ट्रैटिफाई किया गया है सोसाइटीज़ में। रीसेंट डेवलपमेंट्स देखें तो लीगल रिकग्निशन बहुत सारी कंट्रीज़ में मिला है, एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ जेंडर इक्वालिटी डिस्कोर्स। देन कम्स कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स। इंडिया का फोकस पॉजिटिव चेंजेस में देखा तो फीमेल लिटरेसी बढ़ी है, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ी है, स्पेशली सर्विसेज सेक्टर में। स्ट्रक्चरल चेंज हमें क्या देखने को मिलता है, फर्टिलिटी रेट्स में डिक्लाइन देखने को मिला है, चाइल्ड स्पेसिंग में इंक्रीज देखने को मिला है। चाइल्ड स्पेसिंग इज कि अगर एक बच्चा पैदा हुआ है तो काफ़ी टाइम स्पेस दे के बच्चा पैदा, इट्स नॉट लाइक एक के बाद एक दैट इज चाइल्ड स्पेसिंग दी गई है। मैकेनाइजेशन, तो दीज आर द स्ट्रक्चरल चेंजेस, ओके। वॉशिंग मशीन्स, पैकेज फूड्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन्होंने डोमेस्टिक बर्डन को कम किया है, ठीक है। तो वुमेन पे बहुत ज़्यादा बर्डन कम भी हुआ है, ठीक है। अगर हम अर्ली टाइम्स की बात करें, उससे कंपेयर करें, तो आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया की बात करें तो वुमेन जो है अपना बर्डन डोमेस्टिकली बहुत चीज़ों से रिड्यूस कर रही है, ठीक है। इसके लीगल मेजर्स भी एक हैं, सेक्सुअल हरासमेंट एंड वर्क प्लेस एक्ट 2013, एक सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट बहुत फेमस एक्ट रहा है ये 2013 का, और आई थिंक इसमें एक भनवरी देवी थी, ठीक है। अगर आपने ये केस पढ़ा होगा, भनवरी देवी ने आवाज़ उठाई थी कि एक चाइल्ड मैरिज हुई है, और वहीं से ये केस जो था चला था, और मतलब उन्होंने आवाज़ उठाई थी तो कुछ वहाँ पे गुर्जर्स कम्युनिटी के कुछ लोग थे, तो उन्होंने आई थिंक सेक्सुअल हरास किया था इन्हें, और यहाँ से ही ये सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 निकल कर आया है। तो लीगल मेजर्स एक इंडिया में ये लिया गया है, प्रॉपर्टी राइट्स वुमेन को दिए गए हैं। सोशल चेंजेस की बात करें तो राइज इन लव मैरिजेस, चेंजिंग डोमेस्टिक रोल्स। अब सोशल चेंज देखें, आज के टाइम में लव मैरिजेस में राइज देखने को मिला है, लोग अपने फैसले खुद ले रहे हैं, अपनी चॉइसेस खुद बता रहे हैं, और जो डोमेस्टिक रूल्स है वो भी बहुत हद तक चेंज हो रहे हैं। इसका कंक्लूजन ये है कि जो जेंडर सर्टिफिकेशन है बहुत डीप रोटेड है, मतलब बहुत सालों से, बहुत हिस्टोरिकली चला आ रहा है, लेकिन ये इवॉल्व भी हो रहा है। हालांकि पेट्रियार्की अभी भी एग्जिस्ट करती है, इट्स स्टिल परसिस्ट, लेकिन लीगल रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और सोशल मूवमेंट्स देखने को हमें मिल रही हैं, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी रिड्यूस हो रही है और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन के लिए क्रिएट हो रही हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, एंड आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड दिस होल डायमेंशंस विच टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अस। आई थिंक काफ़ी लेक्चर्स चले गए हैं इसमें, हमने डायमेंशंस, एक एक डायमेंशन को बहुत ही डिटेल में, डेप्थ में कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। और हम नेक्स्ट लेक्चर में अब सोशल मोबिलिटी की बात करेंगे, जो कि अगेन इसी पार्ट का एक चैप्टर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।